तो इससे पहले हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस किया था और हमने कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी डिस्कशन किया था। उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक ग्रीन हाउस गैस है दैट इज मीथेन। और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में इनफ डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन मीथेन जो है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन जो है अभी बढ़ रहा है। सो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मीथेन एंड व्हाई मीथेन इज इंक्रीजिंग, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मीथेन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। अब लाइव स्टॉक इंडस्ट्री वो हमारे मीट के कंजम्पशन की वजह से, इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ मीट की वजह से इंक्रीज हो रहा है। और जो इम्पॉर्टेंट लाइव स्टॉक है सच एज शीप, गोट्स, काउज, वो क्या होते हैं, सब रूमिनेंट एनिमल होते हैं। अब रूमिनेंट एनिमल या फिर रूमिनेशन क्या होता है हमें डिस्कस करना है। तो काउ, शीप एंड गोट्स क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं। तो उनके बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। उनके स्टमक में रूमेन नाम का एक डिफरेंट पार्ट होता है। वो जब फूड को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद फूड कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, रूमेन में। और रूमेन से वो फर्दर क्या कर सकते हैं, उस फूड को सर्कुलेट कर सकते हैं अपने माउथ में। और ये जो ब्रेकडाउन फूड होता है रूमेन का, ये फिर से कहाँ पे जाएगा, माउथ में। और माउथ में फिर से क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा और फिर से कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा उसे, वो रूमेन में ट्रांसफ़र करेगा। और फिर फाइनली एक्चुअली वो क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से डाइजेशन को इजी बनाने के लिए इस तरीके का एक सिस्टम होता है, इट इज़ कॉल्ड एज रूमिनेशन। मीन्स रूमिनेंट जो एनिमल है वो फूड को माउथ में ब्रेक डाउन करने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज सकते हैं और फिर से कहाँ पे ला सकते हैं, अपने माउथ में ला सकते हैं। और उसको एक्चुअली फर्दर ब्रेक डाउन करके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। बट इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सच एज ये जो स्टमक होता है रूमिनेंट एनिमल का, वहाँ पे मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरियाज होते हैं। मीन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। तो रूमिनेशन में किसका एक्चुअली प्रोडक्शन हो सकता है, मीथेन का प्रोडक्शन हो सकता है। सो वी कैन से दैट देयर कैन बी प्रोडक्शन ऑफ मीथेन ड्यूरिंग रूमिनेशन। अब क्या हो रहा है कि लाइव स्टॉक इंडस्ट्री बढ़ रहा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से हमारा मीट का डिमांड ग्रो हो रहा है। मीट का डिमांड ग्रो होने की वजह से लाइव स्टॉक इंडस्ट्री फर्दर ग्रो हो रहा है। मोर नंबर ऑफ एनिमल रहेंगे, वो मोर एक्चुअली रूमिनेशन करेंगे। और अगर मोर रूमिनेशन रहेगा तो फिर क्या करेंगे, एक्चुअली वो मोर मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। और इस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ने से मीट का डिमांड एक्चुअली इंक्रीज होगा। और मीट का डिमांड मीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोर नंबर ऑफ कैटल रेज करेंगे और लाइव स्टॉक इंडस्ट्री बढ़ते जाएगा। बट ये सभी एनिमल जब रूमिनेशन करेंगे, उनके रूमिनेशन में होता है मीथेन का प्रोडक्शन हो सकता है। इवन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेस्ट जो होता है, मीथेन का प्रोडक्शन हो सकता है। उनके एक्चुअली वेस्ट से भी क्या हो सकता है, मीथेन का इमिशन हो सकता है। तो इस तरीके से मीट का डिमांड बढ़ेगा, इसलिए मोर कैटल होंगे और मोर कैटल होंगे तो क्या होगा, मोर मीथेन का इमिशन हो सकता है। तो यह हमारा फर्स्ट सोर्स था और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था। अब हम एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा सेकंड सोर्स है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट रेफर्स टू सच एरियाज विच रिमेन्स फ्रोजन for 2 or more consecutive years and it can be located under land or under the ocean। तो ऐसे एरिया जो फ्रोजन रह सकते हैं फॉर 2 or more years, उसे हम क्या बोल सकते हैं, परमाफ्रॉस्ट। अब ये जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं उनके नीचे जो एक्चुअली कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, इवन बायोलॉजिकल एक्टिविटी है या फिर डिकम्पोजिशन है, उस डिकम्पोजिशन में किस चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, मीथेन का प्रोडक्शन हो सकता है। और ये जो लेयर है ये क्या कर सकता है, मीथेन को होल्ड करके रख सकता है। सो वी कैन से दैट बिलो परमाफ्रॉस्ट देयर इज एक्चुअली लार्ज स्टोरेज ऑफ मीथेन गैस, बट ग्लेशियर्स उन्हें एस्केप नहीं होने देते। बट हमें क्या पता है अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और अगर ग्लेशियर मेल्ट हुए, परमाफ्रॉस्ट है वो अगर मेल्ट होगा तो क्या होगा, वो मीथेन का इमिशन करेगा। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होंगे, उससे क्या होगा, फर्दर मीथेन इमिट होगा और ये क्या करेगा, फिर से ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा। यस, तो इस तरीके से एक चेन फॉर्म हो सकता है। तो परमाफ्रॉस्ट कैन बी सोर्स ऑफ मीथेन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा एक सोर्स हो गया। इवन फॉसिल फ्यूल के बर्निंग में भी क्या हो सकता है, मीथेन का इमिशन हो सकता है।
उसके बाद जो कोल माइंस होते हैं वहाँ पे भी मीथेन एक्चुअली स्टोर होता है, और ऐसे मीथेन को क्या बोला जाता है, कोल बेड मीथेन। तो ये भी एक सोर्स हो सकता है, कोल माइन। उसके बाद ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है, एक्सप्लोरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, उसमें भी क्या हो सकता है, मीथेन का लीकेज हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बायोमास बर्निंग में भी मीथेन का इमिशन हो सकता है। उसके बाद वेस्ट वाटर, ऑर्गेनिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इसमें जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स होता है। इवन आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप क्या सुनते हो कि जो अर्बन वेस्ट लैंडफिल्ड है, डंपिंग ग्राउंड्स है, वहाँ पे कभी कभी फायर के एक्चुअली न्यूज़ आते हैं। तो वहाँ पे ऐसे फायर के इश्यूज क्यों होते हैं, तो रीज़न क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मीथेन। और मीथेन क्या होता है, एक्चुअली फ्लैमेबल होता है, इसलिए क्या होता है कि वो जल्दी फायर कैच करता है। और इस तरीके से अर्बन वेस्ट लैंडफिल या फिर डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे एक्चुअली फायर के इश्यूज होते हैं। तो ये भी क्या है, एक्चुअली एक मीथेन का सोर्स है, और ये जो मीथेन है वो फायर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मीथेन के कुछ नेचुरल सोर्सेज भी है, सच एज वेटलैंड। आपको पता है कि वेटलैंड का एक पर्टिकुलर टाइप कौन सा होता है, मार्श। और आपको ये भी पता होगा कि मीथेन इज कॉल्ड एज मार्श गैस, क्योंकि वेटलैंड के जो डिफरेंट टाइप है, मार्श, बॉग, पिटलैंड, उसमें जो एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या दे सकता है आपको, मीथेन दे सकता है। तो ये क्या होता है, एक्चुअली मीथेन को एक्चुअली स्टोर करके रखता है। वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक फॉर मीथेन। अगर वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा, मीथेन का इमिशन हो सकता है। तो वेटलैंड कैन बी अ सोर्स फॉर मीथेन। इवन टर्माइट्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, मीथेन इमिट करते हैं। और आपको पता है कि टर्माइट का भी नंबर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, मीथेन का इमिशन बढ़ेगा। इवन ओशन कैन बी अ सोर्स ऑफ मीथेन। अब एग्रीकल्चर में भी मीथेन का इमिशन हो सकता है। तो एग्रीकल्चर में जो पैडी फील्ड्स या फिर राइस फील्ड्स होते हैं, उसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मर्ड होता है। तो ये जो एग्रीकल्चर किया जाता है पैडी या राइस का, इसमें एक्चुअली सर्टन लेवल पे क्या होता है, वाटर लेवल होता है, और कुछ क्या रह सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी रह सकता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, डिकम्पोज होके क्या दे सकता है आपको, मीथेन दे सकता है। इसलिए जो पैडी फील्ड्स है और राइस फील्ड्स है वो क्या है, मीथेन का सोर्स है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि राइस जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका कल्टीवेशन किया जाता है, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, राइस फील्ड्स है। राइस फील्ड ज़्यादा रहेंगे तो वो क्या करेंगे, मीथेन को ज़्यादा इमिट करेंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में पैडी फील्ड्स या राइस फील्ड्स है, दे कैन बी अ सोर्स ऑफ मीथेन। तो ये ओवरऑल क्या थे सोर्सेस। आपको क्या ध्यान में रखना है कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इंटरेस्टिंगली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इंफ्रारेड को स्टेबल फॉर्म में कभी भी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, बट एटमॉस्फेयर में बिलियन और मिलियन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ कोलाइड होते रहते हैं, और कोलाइड होने के बाद क्या होंगे, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट होने के बाद इनका जो बॉन्ड है वो एक्सपांड होता है, और एक्सपांड होने के बाद वो क्या करते हैं, एक्चुअली इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं। और इस तरीके से मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो मॉलिक्यूल होते हैं, बिलियन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और क्या करेंगे, एक्सपांड होंगे, और ड्यूरिंग एक्सपांशन वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट ड्यूरिंग स्टेबल स्टेट मीथेन डू नॉट एब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। सो मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस, और मीथेन इज ऑल्सो शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट। मीथेन का जो ड्यूरेशन है एटमॉस्फेयर में वो डिकेड के लिए हो सकता है। बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका ड्यूरेशन मोर देन 100 ईयर्स या फिर इवन 1000 ईयर तक भी हो सकता है, बट मीथेन का ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट है। दैट्स वाई इट इज कैटेगराइज्ड एज शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट। मीथेन इज ऑल्सो प्रीकर्सर फॉर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको और एक चीज़ समझनी है, दैट इज बायोसिग्नेचर। तो बायोसिग्नेचर क्या होता है, ये प्रेजेंट या फिर पास्ट में लाइफ फॉर्म जो है उसका एक्चुअली इंडिकेटर होता है, प्रीकर्सर होता है। और इस तरीके से अगर मीथेन है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेंस में आ सकता है। तो इसलिए जो भी मार्स मिशन जाते हैं, मे बी लैंडर हो सकता है, रोवर हो सकता है, तो वो जनरली किस पे फोकस करते हैं, एनालिसिस ऑफ द मीथेन। इवन इंडिया का जो एक्चुअली मार्स मिशन था मंगलयान, उसमें क्या था, एक मीथेन एनालाइजर, क्योंकि मीथेन क्या होता है, बायोसिग्नेचर होता है। सो ये क्या था, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था मीथेन के बारे में। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाई मीथेन इज इंक्रीजिंग इन एटमॉस्फेयर।
and how it contribute to global warming and its different sources. Thanks for watching brainstorming session. Also subscribe the channel.